हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्शन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आप इसको फ्राइड की साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से कंफ्यूज मत कर जाना। दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस है। फ्राइड ने सेक्सुअल अर्जेस, लैंगिक विकास, लिबिडो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जबकि एरिक्शन ने सोशल इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट, कल्चर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है। जो एरिक्शन है वो एक जर्मन अमेरिकन साइको एनालिस्ट हैं। ठीक है, जर्मन अमेरिकन इसलिए क्योंकि उनका बर्थ जो है जर्मनी में हुआ था और सिटीजनशिप अमेरिका की थी। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि बोथ फ्राइड एंड एरिक्शन बिलोंग्स टू साइको एनालिसिस थॉट ऑफ स्कूल। ठीक है, दोनों ही सेम स्कूल से बिलोंग करते थे, दोनों ही मनोविश्लेषक थे। ठीक है। एरिक्शन ने एक बहुत ही फेमस टर्म दी थी, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1965 में, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन है वो थ्रू आउट लाइफ, जो ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो बर्थ से डेथ तक 8 स्टेजेस में होती है। ठीक है, टोटल 8 स्टेजेस में ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी, उसके जन्म से और उसकी मृत्यु तक। इसी वजह से इसको डेवलपमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं या फिर लाइफ स्पेन थ्योरी, जीवन पर्यंत थ्योरी भी बोलते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ अडल्टहुड, किशोर अवस्था तक की ही स्टेज को एक्सप्लेन किया था, लेकिन एरिक्शन ने पूरे लाइफ स्पेन को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उनकी थ्योरी को लाइफ स्पेन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। एरिक्शन ने ह्यूमन की लाइफ को टोटल 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है कि ह्यूमन अपनी लाइफ में कैसे उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, उसको बर्थ से डेथ तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और उन्होंने बताया कि आप लाइफ की जिस भी स्टेज में हो, हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एक क्राइसिस रहेगा, और उस क्राइसिस में दो टेंडेंसीज, दो प्रवृत्तियां होंगी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अगर आप उस चैलेंज को, उस संकट को हसल करके, स्ट्रगल करके कैसे भी ओवरकम कर पाते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक। अगर आप फेल कर जाते हैं उस चैलेंज को, उस क्राइसिस को ओवरकम करने में, तो आप में कुछ ना कुछ नेगेटिव आउटकम मिलेगा। ठीक है। जैसे आप पॉजिटिवली उस चैलेंज को ओवरकम कर गए तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी, एक वेल एडजस्टेड आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ठीक है, आपका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आप चीज़ों में बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाएंगे। लेकिन आप फेल कर जाते हैं उस चैलेंज को, उस क्राइसिस को ओवरकम करने में, तो आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप होगी, मीन्स आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको माल एडजस्टमेंट होगा। ओके, आपका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जिस भी स्टेज में हो, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको क्राइसिस है, तो हम ट्राई करें कि बच्चा उसको पॉजिटिव आउटकम के साथ ही पार कर पाए स्टेज को। ठीक है। अब जो ये 8 स्टेजेस हैं उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, TAI का क्यूब IGE। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। वो जो पहली 5 स्टेज है ना, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, CTET हो गया, HTET हो गया, रेट हो गया, इन सब के लिए पहली 5 स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहली 5 स्टेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ये जो स्टेज है वो जीरो से, आप इसको 1.5 साल तक भी याद, 0 से 1.5 साल या जीरो से 2 ईयर्स भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में 1.5 या 2 आ जाए तो आप दोनों को ही करेक्ट मान के उसको करेंगे। ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हर स्टेज में एक संकट होगा। अगर बच्चा उस संकट से, उस प्रॉब्लम से पॉजिटिव वे में ओवरकम कर जाता है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी। अगर वो फेल कर जाता है ओवरकम करने में तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाली स्टेजेस पे भी। ठीक है। इस स्टेज में बच्चा अगर पॉजिटिवली ओवरकम करेगा तो उसमें ट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप होंगी। ठीक है। अगर बच्चा फेल कर जाता है तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होगा। बच्चा बहुत ही, ऐसे लोग बहुत ही इनसिक्योर देखे जाते हैं। ठीक है, ओवर पोजेसिव बन जाते हैं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। तो ऐसे लोग ना तो किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनमें ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं पाता है, और बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी हो जाते हैं। इस स्टेज में बच्चे को क्या चाहिए होता है कि उसको प्यार चाहिए होता है, उसको वार्मथ फील करवाओ, अफेक्शन शो करो, और उसको
प्रॉपर टाइम पे फीड करवा दो, उसका डायपर चेंज कर दो, ठीक है। बच्चे को अगर प्रॉपर केयर मिलती है तो उसको उसमें एक वर्च्यू डेवलप होता है कि उसमें एक होप, आशा डेवलप हो जाती है लाइफ को लेके, ठीक है। अगर नेगेटिव रहता है, अगर उस फेल कर जाते हैं पेरेंट्स उसको केयर, वोम्थ, लव देने में, तो बच्चे में एक मिसट्रस्ट, एक अविश्वास पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये जो स्टेज है वो 1.5 से 3 साल या 2 से 3 साल के बच्चों की होती है। इस स्टेज में बच्चा छोटी छोटी एक्टिविटीज करने लग जाता है, खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करता है, ठीक है। कि भाई वो खुद अपनी बोतल उठा के दूध पी ले, या चम्मच से थोड़ा हल्का खुद खाना खाने का ट्राई करता है। तो हमें बच्चे को रोकना टोकना नहीं चाहिए। बच्चे को खुद से अगर वो कर रहा है चीज़ें तो उसको करने देनी चाहिए। मीन्स एक बैलेंस्ड वे में पेरेंट्स को उसकी सपोर्ट भी करना चाहिए और उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट भी छोड़ना चाहिए। अगर बच्चा इस क्राइसिस से पॉजिटिव वे में ओवरकम कर जाता है तो बच्चे में एक तो सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी और इंडिपेंडेंस की फीलिंग डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव वे में ओवरकम करेगा तो एक वर्च्यू डेवलप होगा, विल, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी, उसकी विल पावर स्ट्रोंग होगी, ठीक है। अगर पेरेंट्स फेल कर जाते हैं बच्चे को एक बैलेंस्ड केयर और सपोर्ट देने में, तो बच्चे में सेम और डाउट की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये जो स्टेज है वो टॉयलेट ट्रेनिंग की भी स्टेज है, ओके। इसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस स्टेज में बच्चा 3 से 5 साल का होगा, ठीक है। ये प्ले वे स्टेज है। बच्चा पेरेंट्स को देख के कुछ भी चीज़ कॉपी करने लग जाएगा। वो वही एक्टिविटीज स्टार्ट कर देगा जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे किचन सेट मंगवा के उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, या कलर्स फिल करना शुरू कर देते हैं, लिखने का ट्राई करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि बच्चे को रोकना टोकना नहीं चाहिए। बच्चा जैसा कर रहा है उसको करने देना चाहिए। अगर हम उसको रोकेंगे टोकेंगे तो बच्चा कोई भी चीज़, इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना, वो पहल कर ही नहीं पाएगा, वो चीज़ों को इनिशिएट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर इस स्टेज में बच्चा पॉजिटिव वे में ओवरकम कर जाता है इस क्राइसिस को, तो बच्चे के लाइफ में एक पर्पस आ जाएगा, उद्देश्य उसको मिल जाएगा लाइफ को लेके। अगर हम बच्चे को डिस्करेज करेंगे कि वो कुछ इनिशिएट कर रहा है तो उसको डांटेंगे फटकारेंगे, तो बच्चे में एक गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी कि जब भी वो कुछ करना चाहता है तो उसको डांट मिलती है, इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज को रोक देगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये जो स्टेज है वो 5 से 12 साल के बच्चों में होगी, ठीक है। इसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चा स्कूल में जाने लग जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज़ में, अपना होमवर्क खुद से करे, गेम्स में पार्टिसिपेट करे। इससे बच्चे में कॉम्पिटेंस, दक्षता की फीलिंग डेवलप होगी कि वो लाइफ में कर सकता है, वो लाइफ में अच्छा कर सकता है। अगर हम उसको एनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे, तो बच्चे में इंफीरियोरिटी, एक हीन भावना पैदा हो जाएगी कि बाकी बच्चे तो A+ ला सकते हैं, मैं नहीं ला सकता, बाकी बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं लेकिन मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्टेज है, ठीक है। ये 12 से 18 साल के बच्चों में होगी और इसमें अडोलेसेंट हो जाते हैं, ठीक है। अडोलेसेंस की स्टेज है, इसमें ऑलरेडी बच्चे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की जो स्टेज है वही यही है। बच्चा ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज रहता है। बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरा करियर क्या चूज़ करूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि मेरा करियर किस फील्ड में सेट होगा, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। अगर बच्चा पॉजिटिव वे में ओवरकम कर जाता है तो बच्चे की एक आइडेंटिटी, एक पहचान डेवलप हो जाती है और बच्चे को होता है कि आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, ठीक है। अगर बच्चा पॉजिटिव वे में नहीं ओवरकम कर पाता है, फेल हो जाता है, तो उसको लाइफ टाइम कंफ्यूजन रहेगा अपनी आइडेंटिटी को लेके कि आई एम नथिंग इन लाइफ, ओके। सो अगर बच्चा पॉजिटिवली ओवरकम कर जाएगा इस स्टेज से, तो बच्चे में फेडिलिटी, निष्ठा की फीलिंग डेवलप होगी, ओके। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 से 40 साल के लोगों में होगी। इसको अर्ली अडल्टहुड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो यंगस्टर होते हैं ना, वो मैरिज की साइड देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, इंटीमेसी देखते हैं कहीं ना कहीं।
अगर उनके रिलेशनशिप, अगर उनके पर्सनल लाइफ या उनके इंटीमेट रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो उनको लाइफ में लोनली फील होगा, आइसोलेटेड फील होगा। अगर वो पॉजिटिवली ओवरकम कर पाएंगे इस स्टेज से तो इसमें क्या वर्च्यू मिलेगा कि प्रेम, उनको लव की फीलिंग्स डेवलप होंगी उनमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन। ये 40 से 65 साल के लोगों की स्टेज है। इस स्टेज में इंसान सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क करेगा, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको रेयरिंग करेगा, ठीक है, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको एक काबिल इंसान बनाएगा, ठीक है। अगर वो सब करने में फेल हो जाता है किसी वे में तो वो अपने आप को स्टेग्नेटेड, रुका हुआ फील करेगा, ठीक है। और इस स्टेज में उनको देखभाल की ज़रूरत होती है, राइट। एक स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इस एज में 65 साल से और उसके अबव के एज होते हैं टिल डेथ तक के लोग होंगे, ठीक है। इस स्टेज में इंसान अपनी लाइफ में एक फ्लैशबैक लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई मैंने लाइफ में क्या कुछ किया है, क्या मैं जो करना चाहता था वो मैंने किया है लाइफ में। अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसको रिग्रेट होगा और वो चैन से मर भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं कि एडिक्शन की थ्योरी के क्या कुछ मेरिट्स थे, ठीक है। एक तो उन्होंने अडोलेसेंस एज को बहुत ही क्रूशियल बताया है कि भाई ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडिक्शन का बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू था लाइफ को लेके कि आप एक स्टेज में फेल हो गए डजेंट मीन ये टोटल फेलियर है, आप दूसरी स्टेजेस में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने एंटायर लाइफ स्पेन को एक्सप्लेन किया है अपनी 8 स्टेजेस में। ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सिर्फ अडोलेसेंस एज तक को ही एक्सप्लेन किया है, ठीक। उन्होंने दोनों इंडिविजुअल और सोशल फैक्टर को इम्पोर्टेंट बताया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। इससे हमें एक कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है ह्यूमन पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। और ये जो थ्योरी है वो यूज़फुल है एजुकेशन में, काउंसलिंग में, और चाइल्ड का अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है वो चाइल्डहुड पे ज़्यादा फोकस करती है, अडल्टहुड पे इतना फोकस नहीं करती है, ठीक है। कई क्रिटिक बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड वर्जन है फ्राइड की थ्योरी का, ठीक है। और इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये जो थ्योरी है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, अत्यधिक आशावादी है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से इतना कोई खास कनेक्शन है नहीं, ठीक है। और लैक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, इसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थ्योरी दी है, इसके कोई साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं है, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस थ्योरी के, ठीक है। और कई लोगों ने आर्ग्यू किया है कि भाई ये जो थ्योरी कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अगर हम सोशल कंडीशन चेंज कर देंगे ना तो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में क्राइसिस आएंगे बच्चा उसको ओवरकम कर पाएगा तो वही सब फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर हम सोशल कंडीशंस, सोशल एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो भी उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि भाई टीचर उनको एक सपोर्टिव और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट दे, ठीक है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपनी ऑटोनॉमी शो करे, क्रिएटिविटी शो करे, कुछ ना कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करे, ठीक है। एडोलेसेंस को एक गाइडेंस प्रोवाइड करे ताकि उनकी इमेज, अपनी आइडेंटिटी उनके दिमाग में क्लियर हो पाए कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कौन सा करियर चूज करें, ठीक है, उनमें मोरल वैल्यूज फिट करें, ओके। और जो अडल्ट्स हैं उनमें ऐसी एजुकेशन प्रमोट करें जिससे उनको लाइफ में सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आए, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन की फीलिंग्स आए कि वो सोसाइटी में कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट करें। और ये आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कमेंट फॉर सजेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।